नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधियों का पीड़ित परिवार से मिलना लगातार जारी है। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। बता दें कि डिप्टी सीएम ने परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान घटना की गंभीरता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ओर से कराई जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और न्याय मिल सके। गौरतलब है कि पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। कि और बातें हैं इनकी तरफ से कि जो चले गए आज वो नहीं है। पहला न्याय कि जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उचित दंड मिलना चाहिए। दूसरा पहलू, मानवीय पहलू जो होता है कि ये परिवार के कमाने वाले व्यक्ति थे। 8, 10, 15 साल से एनएचएम के माध्यम से ये सेवा दे रहे थे और कैसी कठिन परिस्थितियां होती है एनएचएम में सेवा की मैं जानता हूं। मैं इस विभाग से मंत्री के रूप में जुड़ा रहा था, इनके परेशानियों को मैं सुनता रहा था। और घर में रोटी लाने व्यक्ति की इन परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है, पुलिस हिरासत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अपने जगह जांच का विषय है। इसमें किसी प्रकार के आगे जांच की आवश्यकता नहीं है कि वो पुलिस हिरासत में थे। ये सबूत शुदा प्रूव किया हुआ मामला है, इसके समस्त साक्ष्य सबके सामने है। तो उसके लिए कहीं आपको रुकने की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। वो तत्काल ये अटैचमेंट कर देना, लाइन अटैच कर देना, ये कार्रवाई नहीं होती। कि और बातें हैं इनकी तरफ से कि जो चले गए आज वो नहीं है। पहला न्याय कि जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उचित दंड मिलना चाहिए। दूसरा पहलू, मानवीय पहलू जो होता है। बिहार की लखपति दीदियों ने जिला पंचायत परिसर में दिवाली पूजा के लिए मंडप सजाकर बाजार की स्थापना की है, जहां आवश्यक पूजा सामग्री और सजावटी सामान बेचा जा रहा है। बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने बाजार का दौरा कर महिलाओं का हौसला बढ़ाया और अपने निवास के लिए दिए और अन्य सामग्री खरीदी। इसी के साथ कलेक्टर ने महिलाओं से उनके उत्पादों और मार्केटिंग के बारे में जानकारी ली, साथ ही सभी स्टॉल का भ्रमण किया। इस दौरान अन्य अधिकारियों ने भी सामग्री खरीदी, जिससे महिला समूहों को हजारों रुपए की आमदनी हुई है। बता दें कि ये बाजार 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जहां किफायती दर पर गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध है। मेरा नाम पद्मिनी पारेकर है। मैं ग्राम पंचायत धमनी से हूँ और मैं क्या बोलते हैं अभी जिला पंचायत परिसर में जो स्टॉल लगा है वहाँ पर हमारे द्वारा कुर्ता और ये दिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब चीज़ का स्टॉल लगाया गया है। कश्यप है, मेरे गाँव का नाम खराडंगनिया है, मेरे समग्रम सखी से इसका साझा है और मैं बेहतर क्लस्टर से यहाँ अपना बाजार लगाने आई हूँ बिहान बाजार में। और हम लोग इसमें बाती बनाए हैं, झंडा बनाए हैं। लोरमी विकास खंड में कौशल विकास पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और सरस्वती माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में नवा अंजोर कर्मा नृत्य दल ने प्रस्तुति देकर अतिथियों का भव्य स्वागत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में तेजी से विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कई निर्माण कार्यों की सौगातें भी दी हैं, जिसमें 5 लाख रुपए की लागत से घाना घाट सीसी रोड सहित कई निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। डोंगरी में उच्च स्तरीय बोल के
निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। इस पुल के निर्मित हो जाने से आसपास के 15 गांव के 15,000 से अधिक लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। वर्षों से ये बहुप्रतीक्षित मांग थी, जो अब विष्णुदेव साय जी के सरकार में पूरी हो रही है। आज कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन हुआ है। अलग अलग प्रकार के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है, श्रम कार्ड बन रहा है, विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रमाण पत्र और किट भी वितरण किया गया है। डोंगरी में सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल तैनात थे। प्रशासन ने आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया, जिसके बाद स्थानीय समुदाय में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए एक साथ 3 मकानों को ध्वस्त किया गया। बता दें कि ये कार्रवाई लगभग 12 दिन पहले नगर पालिका की ओर से आरोपी के घर पर नोटिस देने के बाद की गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय ही कांग्रेस को विकास की याद आती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की नीयत और नीति स्पष्ट नहीं है, उनका काम सिर्फ अपनी जेब भरना है। इसके साथ ही साव ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता जेल में हैं और उनका भ्रष्टाचार प्रदेश को विकास की राह से दूर ले जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन, नेतृत्वहीन, दिशाहीन हो चुकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को हर विषय पर नुक्ताचीनी करने की आदत बनी हुई है। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जनता के हितों के लिए काम कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन, नेतृत्वहीन, दिशाहीन हो चुकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को हर विषय पर नुक्ताचीनी करने की आदत बनी हुई है। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जनता के हितों के लिए काम कर रही है। बलरामपुर में हुई घटना को लेकर राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि कांग्रेस ने इसे लेकर अब सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र साहू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से फेल हुई है। उन्होंने बलरामपुर की घटना में कहा कि ये साफ है कि गुरुचरण की हत्या की गई है। वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आगामी 3 तारीख को प्रदर्शन करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मांग की है कि प्रदेश में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 3 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में करने का फैसला लिया गया। आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 3 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में करने का फैसला लिया गया। आगे हमारे
दुर्ग पुलिस ने चोरी और डकैती के मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने रसमड़ा डकैती कांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो इंदौर में पहचान बदलकर छिपा था। वहीं गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 50 लाख रुपए का सोना चांदी और गलाने तौलाने के उपकरण बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच और अंजोरा थाने की टीम ने 130 दिन बाद सफलता पाई है। कपिल को पकड़ने के प्रयास के क्रम में कपिल का जो सेकेंड मैन था, वो मेन आदमी था, उसकी जानकारी लगी। उसकी जानकारी पे हमने उसके घर पे किराएदार बन के दुर्ग पुलिस ने रेड मारी, परंतु शायद बोरी से आशीष को एक फ़ोटो उसी समय मिली जिसमें दुर्ग पुलिस के बारे में था कि वो उसको तलाश रही है, तो वो वहाँ से निकल गया। परंतु जो उसका दूसरा आदमी था राजेंद्र कटार, जो गलाने उलाने का काम करता था, वो वहीं पे मिला और राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र कटार की गिरफ्तार से वहाँ से और जहाँ पे वो गलाने का काम करता था, वहाँ से गलाने की मशीन और करीब 600 ग्राम के आसपास जो गलाया हुआ और कुछ गलाने के लिए रखा हुआ सोना जो है वो हमने रिकवर किया है। और करीब पिछले जो 3 डकैत थे उसमें जो 2 NSPCL की भी चोरियां थी, उसमें करीब 30-32 तोले सोने थे और करीब 25-30 तोला सोना रसमड़ा में था। दोनों मिला के करीब जो 60-62 तोला था, वो करीब 60 तोले सोने की प्रॉपर रिकवरी हुई है और तीनों केसेस की रिकवरी मुझे लगता है कि पूर्णतः आज पूरी हुई है। कपिल एसडीएम मैनपुर पंकज डाहेरी के नेतृत्व में मैनपुर ब्लॉक के केकराचोर ग्राम में छापामार कार्रवाई करते हुए 420 बोरे धान जब्त किया गया है। ये धान अवैध रूप से उड़ीसा से लाया गया था। वहीं 4 दिन पहले दुर्बागुड़ी में 120 बोरे धान पकड़ी गई थी, जिसे चावल में तब्दील किया जा रहा था। साथ ही वर्तमान में गुमरा पदर के मझीपारा में भी छापेमारी जा रही है, जिससे अवैध धान की बिक्री को रोका जा रहा है। जो में अभी सूचना मिली है और मैं यहाँ तो जितने भी चेक पोस्ट बने हैं अमली पदर एरिया में, वो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूँगा कि चेक पोस्ट सही रूप से संचालित हो रही और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उस पर कार्रवाई की। जो में अभी सूचना मिली है और मैं यहाँ तो जितने भी चेक पोस्ट बने हैं अमली पदर एरिया में, वो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूँगा कि चेक पोस्ट सही रूप से संचालित हो रही और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उस पर कार्रवाई की। भाजपा नेता ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने रायपुर में विकास के लिए कुछ नहीं किया। वहीं मीनल चौबे ने कहा कि कांग्रेस विनाश के लिए काम कर रही है, जबकि भाजपा विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दौरान सुभाष तिवारी ने कांग्रेस पर जातिवाद और धर्म का कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कोई विकास विजन नहीं है। इसके साथ ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी सुनील सोनी के महापौर कार्यकाल के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की ओछी राजनीति सफल नहीं होगी। पिछले 15 वर्षों से आप लोग भी शहर को देख रहे हैं, शहर के साक्षी हैं और मैं स्वयं भी शहरी सरकार में मतलब नगर निगम में मैं राजनीति कर रही हूँ और 15 साल से मैं भी नगर निगम में एक जनता की प्रतिनिधि बनी हुई हूँ। और जैसे कि अनुराग ने बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है वो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं, वो तीनों महापौर कांग्रेस के थे। अभी 2018 में जब कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर बनते हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं, नगर निगम से लेकर राज्य में इनकी सरकार रहती है और 767 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी का पैसा इनको मिलता है, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर रायपुर शहर के इतिहास को गढ़ सकते थे, रायपुर शहर के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। सुनील सोनी जी के जाने के बाद 2009 के जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर पिछले 15 साल में आज तक नहीं बन पाया। नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते रहे, लेकिन जब कांग्रेस की शासन प्रदेश में भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री के तौर पर रही और स्वयं एजाज ढेबर रहे तो उनको क्या मिला?
भूपेश बघेल ने उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।